नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुलम में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे समास, संस्कृत समास। समास में हमने अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास पढ़ लिए थे। आज का हमारा जो समास है मित्रों, वो समास है कर्मधारय समास, यानी कर्मधारय समास के बारे में हम पढ़ेंगे। कर्मधारय समास की परिभाषा है तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय है, अर्थात तत्पुरुष समास के समान अधिकरण वाले भेद को कर्मधारय समास कहते हैं। समान अधिकरण का मतलब है मित्रों ऐसा समास जिसमें पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों पदों में समान विभक्ति लगी रहती है और सामान्यतया दोनों पद विशेष्य विशेषण होते हैं, यानी पूर्व का पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है और कई जगह दोनों पद ही विशेष्य मिलते हैं और दोनों में समान विभक्तियाँ होती है। जैसे उदाहरण है कृष्ण है सर्प है, तो कृष्ण में भी समान, सर्प में भी समान, समास बनेगा कृष्ण सर्प है। तो ये कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास करने वाले महत्वपूर्ण सूत्र उनके बारे में विचार कर लेते हैं। सबसे पहला सूत्र आता है विशेषण विशेषेण बहुलम, अर्थात समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष्य के साथ बहुलता से समास होता है। कर्मधारय समास में जैसा कि हमने ऊपर बात की थी कि एक तो विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, तो उनके साथ बहुलता से यानी विकल्प से ये समास होता है। अब कर्मधारय समास के कुछ भेद कहने का मतलब है कर्मधारय समास में क्या क्या चीज़ें अपने को देखने में मिलती है। कहीं तो विशेषण होता है, कहीं उपमान होता है, कहीं रूपक होता है, तो वो सारी बातें इनमें भेदों में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो भेद है कर्मधारय समास का वो है विशेषण पूर्वपद कर्मधारय है, यानी इस समास में विशेषण पूर्वपद कर्मधारय जो समास है इसमें जो पहला पद है वो अपने को विशेषण मिलता है और बाद का पद विशेष्य होता है, उसे कहते हैं विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास। और इसके उदाहरण है जैसे हम देखते हैं, जैसे कृष्ण सर्प, ये हमने उदाहरण अभी किया था। तो कृष्ण क्या हो गया विशेषण और सर्प क्या हो गया विशेष्य। विशेषण किसे कहते हैं जो विशेषता बताए और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई। तो सर्प की विशेषता बता रहा है कृष्ण, कैसा सर्प है काला, तो कृष्ण सर्प है। इसके बाद महादेव है, महान चा असौ देव है, महान है जो राजा यानी महादेव, महान है जो देव, तो देव कैसा है महान, ये देव की विशेषता। महाराज है, महान चासौ राज है, महात्मा महान चैसौ आत्मा, श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ है पुरुष है, महापुरुष है, महान चासौ पुरुष है, महर्षि महान चासौ ऋषि, महाकवि महान कवि, महारथी महान चासौ रथि। ये विग्रह वाक्य भी आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। कई बार विग्रह वाक्य भी पूछ लेता है कि समास का, जैसे पूछ लिया महाराजा का विग्रह क्या होगा, तो महान चासौ राजा है। तो इस प्रकार इसमें पहला पद है वो विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। ऐसे ही बाकी उदाहरण इसके महारथी, महाकाव्यम, श्वेत वस्त्रम, श्वेताश्व, सुंदर बालक है, मधुर फलम, नीलाकाश, रक्तोत्पलम, ये सारे उदाहरण इसी के हैं। देखो बहुत ज़्यादा इसमें उदाहरण दे रखे हैं, सारे करना है। गौर बालक है, नीलोत्पलम, नीलकमलम, प्रियसख है, महानदी। तो ये था विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। इसके बाद जो इसका दूसरा महत्वपूर्ण भेद आता है वो आता है उपमान पूर्वपद कर्मधारय है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है पूर्वपद उपमान होता है और सूत्र इसको करने वाला उपमानानि सामान्य वचनई। जब उपमान वाचक शब्द का सामान्य वाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे उपमान पूर्वपद कर्मधारय कहते हैं। पहला तो होता है उपमान और बाद में होता है सामान्य। अब उपमान क्या होता है जिसके साथ हम तुलना करते हैं, जैसे उदाहरण अपना उसका मुख चांद सा कोमल, तो चांद क्या हो गया यहाँ उपमान और मुख क्या हो गया उपमेय। तो इसमें उपमान और उपमेय दो चीज़ें मिलती हैं, पहला पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। तो उपमान पूर्वपद ये समास होता है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं हम, घन इव श्याम है, घन श्याम है। अब कैसा काला, बोले घन के समान बादल के जैसा काला, तो घन तो क्या हो गया उपमान और श्याम उपमेय। विद्युत इव चंचला, बिजली जैसी चंचल, कैसी चंचल बिजली जैसी। नवनीत इव कोमलम, नवनीत कोमलम, नवनीत यानी मक्खन के जैसा कोमल।
चंद्र इव उज्ज्वल, चंद्रोज्ज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल। चंद्र इव मुखम, चंद्रमुखम, तो चांद क्या हो गया उपमान और मुख क्या हो गया उपमेय। नर शार्दूल इव नर शार्दूल है। पुरुष सिंह इव पुरुष सिंह, नर सिंह इव नर सिंह। चंद्र इव आह्लादक, चंद्र आह्लादक है। कमलम इव कोमलम, कमल कोमलम। पुरुष व्याघ्र इव पुरुष व्याघ्र है। दुग्धम इव धवलम, दुग्ध धवलम। नीरद इव श्याम, नीरद श्याम है। तो ये था कौन सा समास, उपमान पूर्वपद। इसमें पहला पद उपमान होता है, बाद का पद उपमेय होता है। उसके आगे भेद की बात करें तो आगे आता है रूपक कर्मधारय। रूपक कहते हैं आरोप को। रूपक एक अलंकार भी है जिसमें उपमान और उत्प्रेक्षा और रूपक ये तीन बातें होती हैं। एक तो उपमा, एक उत्प्रेक्षा और एक रूपक। उपमा का मतलब किसी के साथ तुलना दिखाना। उत्प्रेक्षा का मतलब मानव कल्पना करना। जैसे कल्पना कैसे, एक ही उदाहरण में हम देखते हैं। उपमान का उदाहरण करते हैं चंद्रमुखम, चंद्र जैसा मुख। और उत्प्रेक्षा में करेंगे मानो मुख चंद्र जैसा। और रूपक में करेंगे मुख ही चंद्र है, यानी उसमें आरोप कर देंगे चंद्रमा, फिर मुख नहीं बताएंगे, चंद्र ही मान लेंगे। तो ऐसा ही उपमान और उपमेय में जहाँ एक रूपता आ जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। और ऐसा जहाँ समास बनता उस समास को कहते हैं रूपक कर्मधारय समास। जैसे शोक अग्नि, यानी शोक रूपी अग्नि, शोक ही है ऐसा कि वो अग्नि का काम करता है। जैसे अग्नि जलाती है वैसे शोक भी जला देता है। तो शोक एव अग्नि, ये विग्रह हो गया। विद्या धनम, विद्या एव धनम। मुख कमलम, मुखम एव कमलम, मुख रूपी कमल। पृक्षा एव पयोधि, पृक्षा पयोधि। तो ये था रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय के बाद है उभय पद विशेषण कर्मधारय। इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं। उभय पद विशेषण कर्मधारय में दोनों पद विशेषण होते हैं। जैसे पीत कृष्ण, पीत है चासौ कृष्ण, यानी पीला और काला। श्वेत है चासौ कृष्ण, श्वेत कृष्ण यानी सफेद और काला। चरम च अचरम च, चराचरम यानी चराचर। पूर्वम सुप्त, पश्चात उत्थित, सुप्तोत्थित, पहले सोया फिर उठा हुआ। कृतम च कृतम च, कृताकृतम, किया हुआ और न किया हुआ। शीतम च उष्णम, शीतोष्णम, ठंडा गरम। रक्तस्य पीतस्य, पीला रक्त। तो ये लाल रक्त, लाल और पीला। रक्त कह दिया लाल को और पीत कह दिया पीले को, पीला रक्त। इसीलिए पीला का मतलब पीला रंग और रक्त का मतलब लाल रंग। तो ये था उभय पद कर्मधारय। उसके बाद आगे एक महत्वपूर्ण बात इसमें है कि परवल लिंगयो द्वंद्व तत्पुरुषयो। द्वंद्व और तत्पुरुष का लिंग उस समास के बाद वाले पद के समान होता है। यानी कहीं हम समास कर रहे हैं, जैसे ये दो पद हैं यहाँ, पहला पद अगर पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग है तो यहाँ समास बनने के बाद दूसरे पद के अनुसार वो शब्द भी स्त्रीलिंग माना जाएगा। अगर पहला स्त्रीलिंग है दूसरा पुल्लिंग है तो समास भी पुल्लिंग में माना जाएगा। यानी पर्वत बाद वाले लिंग के अनुसार द्वंद्व और तत्पुरुष में लिंग का निर्धारण किया जाता है। दो कहीं चीज़ें आ जाएं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग हो, क्योंकि दो पद होते हैं इनमें। दोनों पद अगर पहला पद स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग हो तो दूसरे के अनुसार समास करेंगे। दूसरे पद के आधार पर समास का हम लिंग निर्धारण करेंगे, ये बात इसमें कहना चाहता है। इसके बाद आगे महत्वपूर्ण समास आता है मित्रों द्विगु समास। और द्विगु समास बड़ा ही आसान समास है। संख्या पूर्वो द्विगु, यानी जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। यह कर्मधारय समास का उपभेद है, पर अपने प्रकृति वैशिष्ट्य के कारण स्वतंत्र रूप से समास में परिगणित हो गया है। इसकी आसान सी परिभाषा कि पहले इसमें संख्या मिलेगी। अब संख्या में थोड़ा कंफ्यूज करने वाली दिक्कत ये है कि संख्या हम अव्ययी भाव में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन वहाँ संख्या का मतलब था कि नदीवासी शब्द बाद में और आगे संख्या हो तब तो अव्ययी भाव होगा। सामान्यतः संख्या कहीं लिखी हो वहाँ पर द्विगु ही होगा। जैसे पंचगवम, पंचानाम गवाम समाहार है। पंचगवम, पंचवटी, पंचपात्रम, पंचामृतम, पंचदिनम, त्रिलोकी, सब में आप देखोगे ये संख्या जुड़ी है। आगे पंच संख्या हो गई, त्रि संख्या हो गई, त्रिभुवनम, चतुर्फलम, अष्टाध्यायी, त्रिफला, स्ताबदी, चतुर्भुजम, त्रिवेणी, चतुर्युगम, सप्तशती, सप्ताह, नवरात्रम। ये सारे के सारे आप सब देखोगे तो पंच पंच त्रि, इधर
त्रि, चतुर, अष्ट, शत, चतुर, चतुर, सप्त, ये सारे संख्यावाची शब्द हैं। इसलिए संख्यावाची शब्द जहाँ हो वहाँ पर समास होता है द्विगु समास।